डेंजरस सिचुएशन कि आपका बच्चा ही वेंटिलेटर पे चला गया बिकॉज ऑफ वेपिंग एंड यू आर थिंकिंग इट इज सेफर देन सिगरेट्स। और वो आता भी उन कलर्स में है कि लगे कि वो टॉय है। वेरी अट्रैक्टिव। 12th ग्रेडर या 8th ग्रेडर्स दे वर वेपिंग। इमेजिन ऑलमोस्ट 8 मिलियन डेथ्स होती हैं स्मोकिंग से वर्ल्ड वाइड। हमारे देश में 1 मिलियन डेथ्स आर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग हर साल। या वुमेन में इनफर्टिलिटी कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इफ दे आर स्मोकिंग सो मच। हमारे यहाँ रिवाज है तड़के लगाने का। इतना स्मोक प्रोड्यूस होता है ना, चूल्हा चल रहा है। दे ऑल आर रिलीजिंग सो मच ऑफ केमिकल्स विच आर इंजरिंग आवर लंग्स। लोग सिगरेट स्मोकिंग को बड़ा कूल समझते हैं। अगर हम एक सिगरेट स्मोक करते हैं तो ऑलमोस्ट 8000 केमिकल्स हम उस टाइम हवा में डाल रहे हैं, जो कि हमने बाद में ब्रीथ भी करनी है। कि फेफड़ों में इतना टार भरा है। ज्यादा बता दिया है उन्होंने कि वो असलियत है। हमारे लंग्स पिंक हेल्दी लंग्स होते हैं, दे बिकम ब्लैक। हुक्का जो पार्लर्स में चलता है, हुक्का पार्लर्स में और क्लब्स में, ग्रुप्स में भी भेजा जा रहा है। 100 सिगरेट्स आपने इसके अकॉर्डिंगली 1 घंटे का आपका हुक्का सेशन है। इट्स अ फ्लेवर्ड पॉइजन बेसिकली। 10 साल लग जाएंगे आपको वो स्मोकिंग का इफेक्ट कम होने में। 10 साल मतलब दुनिया में जितने शहर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर हैं वो हिंदुस्तान के शहर हैं। दमे से लेकर COPD से लेकर कोई लंग्स का सिकुड़ जाना, पेशेंट ऐसे करके इतना परेशान हो जाता है कि पता नहीं मुझे क्या ही हो गया है, मुझे एस्थमा है। अगर आपके कोई स्मोकर्स फ्रेंड होंगे आपको देखोगे बारी बारी ऐसा करना पड़ता है। 20 to 30 years ऑफ पीपल उनको भी COPD होना शुरू हो गया है। ये जो पैसिव स्मोकिंग है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो बच्चे का एस्थमा कभी ठीक ही नहीं होगा, आप खांसी के लिए चाहे 10,000 एंटीबायोटिक्स खा लें। हाय गाइस, मेरा नाम है देवाशीष वैद एंड वेलकम टू हीलिंग टॉक्स। हीलिंग टॉक्स आखिर है क्या? हीलिंग का मतलब होता है किसी को ठीक करना, किसी को क्योर करना। टॉक्स का मतलब है बातें। इस शो पर हम ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे स्पेशलिस्ट को लेकर आएंगे जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हर रोज़ की चीज़ों को, आपकी सेहत को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी इमोशनल हेल्थ को, हर चीज़ से जुड़ी हुई आपको ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप अपना ख्याल रखना, अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखना सीखोगे। साथ ही साथ मैं भी सीखूंगा। आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की। सबसे ज़्यादा हम लोग दिन में क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं। और हमारा सांस लेना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारी अपनी आदतों के ऊपर, हमारे आसपास के लोगों की आदतों के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे आसपास की हवा के ऊपर। मगर जिस चीज़ को आप बहुत कैजुअली लेते हो या फिर लगता है कि ये तो सिर्फ न्यूज़ में बता रहे हैं कि इतना AQI हो गया है या फिर इस चीज़ से इतना नुकसान है, क्या एक्चुअल में नुकसान होता है, कितना वो आपकी सेहत के ऊपर असर डालता है, ये सारी बातें हमको आज समझाएंगी डॉक्टर प्रीति शर्मा, जिनको करीबन 18 साल का एक्सपीरियंस है एज अ लंग स्पेशलिस्ट। मैम, वेलकम टू द हीलिंग टॉक्स। Thank you so much, Dev, for having me here at the Healing Talks, which is a great initiative so that we can clear doubts among people, solve the simple problems, and can talk about all these health-related, especially lung-related issues. जी। And we can go ahead with whatever doubts people have. बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल है लोगों के। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बातें इतनी सिंपल रखें, इतनी आसान रखें कि एक 16-17 साल के बच्चे को भी और एक बड़े बुजुर्ग को भी समझ आए कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लंग स्पेशलिस्ट जब हम कहते हैं तो लंग स्पेशलिस्ट कौन होता है, वो क्या क्या करते हैं? देखिए, लंग स्पेशलिस्ट मींस फेफड़े। हमारे लंग्स आर द पार्ट, आपने जैसे बताया कि जिससे हम ब्रीथ कर रहे हैं। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, खाना खा रहे हैं, कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, कितना लीटर पानी पी रहे हैं, बट वी डोंट सी कि हमने कितने ब्रेथ्स लिए। 1 मिनट में हम कम से कम 14-15 बार ब्रेथ लेते हैं और दिन में करीबन 20,000 बार। सो इस सांस की प्रतिक्रिया, हम अंदर सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, अंदर हवा ले रहे हैं, तो इन सब के ऊपर लंग्स पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। लंग्स की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, दमे से लेकर COPD से लेकर कोई लंग्स का सिकुड़ जाना, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, निमोनियाज। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को जो डिटेल में देखते हैं, कोई भी फेफड़े रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, लंग कैंसर्स हैं, TB की प्रॉब्लम है जो कि लंग से बहुत बेसिकली लंग से रिलेटेड है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए, इनको और बेटर जानने के लिए लंग स्पेशलिस्ट हैं जो कि अच्छे से पेशेंट्स को देख के उनको ट्रीट कर सकते हैं। और आई एम श्योर जब आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या लेकर आए, आपके पास हमेशा दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि काश इन्होंने ये चीज़ें पहले करी होती तो इनकी तबीयत इतनी ख़राब ना होती, तो इनकी लंग्स में इतनी समस्या ना होती। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग जो रेगुलर लाइफ में हम लोग कर सकते हैं, अपना सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ जो बहुत लोगों में बहुत आम है, अगर आप नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में जाओ तो वहाँ हुक्का बड़ा कॉमन है, देसी हुक्का जिसे कहते हैं, लोग बीड़ी पीते हैं। और
उसी का जो अब अगली चीज़ आई है, अगली पीढ़ी में जो चीज़ आई है वो है सिगरेट स्मोकिंग। लोग सिगरेट स्मोकिंग को बड़ा कूल समझते हैं, कुछ लोग जानते भी हैं कि ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मगर फिर भी आदत की वजह से वो स्मोक करते हैं। तो ओवर एंड ऑल सबसे पहले अगर हम स्मोकिंग की बात करें, सिगरेट स्मोकिंग की बात करें, किस हद तक वो आपके ऊपर असर डालती है? अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 8 मिलियन डेथ्स होती हैं स्मोकिंग से वर्ल्ड वाइड, एंड इवन हमारी कंट्री में, हमारे देश में 1 मिलियन डेथ्स आर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। हर साल 1 हर मिलियन साल, या एवरी ईयर। सो इट्स अ ह्यूज नंबर जिसके ऊपर स्ट्रेस कई लोगों से मीडियम से होता है, बट स्टिल लोग समझ नहीं रहे हैं। एज आपने बताया कि अगर हम एक सिगरेट स्मोक करते हैं तो ऑलमोस्ट 8000 केमिकल्स हम उस टाइम हवा में डाल रहे हैं, जो कि हमने बाद में ब्रीथ भी करनी है जी। उस 8000 केमिकल्स में से 80 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। सो विद ओनली 1 पफ यू आर डूइंग दिस, कि इतनी एयर जो हम इतनी हार्मफुल गैसेस से भरी है, ऑल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, निकोटिन विच इज गोइंग टू कॉज डिपेंडेंस करता है, एडिक्शन करता है। उसके अलावा सारे हार्मफुल केमिकल्स हम अंदर ले रहे हैं, जो कि एक स्मोक और एक पफ में ही होता है। तो आप सोचिए कि अगर आप एक सिगरेट या उससे ज़्यादा सिगरेट्स ले रहे हैं तो हम कितना ऐसा स्मोक अंदर अपने ले रहे हैं, जो कि लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। जो जब हम फिल्म देखने जाते हैं उससे पहले एक ऐड आती है जो वो बताती है ना कि आपके फेफड़ों में इतना टार भरा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या वो ज्यादा बता दिया है उन्होंने कि वो असलियत है? बिल्कुल सही बताया जाता है, क्योंकि ये सारे केमिकल्स, टार भी इसके अंदर ही है, तो ये जम जाते हैं लंग्स में जाके। जो हमारे लंग्स पिंक हेल्दी लंग्स होते हैं, दे बिकम ब्लैक। और जो हम तो ऐसे कई बार ब्रोंकोस्कोपी दूरबीन की जांचें करते हैं तो हमें वो लंग्स देखने को मिलते हैं जिसमें बिल्कुल ब्लैकिश लंग्स हैं, टार डिपॉजिट हो रखा है। सो दैट्स वेरी ट्रू कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, आप अपने लंग्स को बेसिकली पिंक हेल्दी लंग्स को आप ब्लैक लंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके। और कुछ लोगों का ना ये मानना होता है कि मैं तो एडिक्ट नहीं हूँ, मैं दिन की बहुत सारी सिगरेट नहीं पीता, मैं पैकेट नहीं पीता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी कभी ओकेजनली स्मोक कर लेते हैं मैं तो रात को सोने से पहले एक सिगरेट पी लेता हूँ। ये जो मुझे लगता है कि अपने आप में एक डिल्यूजन है। एज अ लंग स्पेशलिस्ट आप क्या कहेंगे कि ये भी तो नुकसानदायक है ही? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैंने बताया कि एक स्मोक के एक पफ में अगर इतने केमिकल्स हैं, तो अगर आपने एक सिगरेट भी पी या 2 सिगरेट पी, इट डजंट मैटर। आपके हर तरफ से, हर सांस के साथ आपकी ये केमिकल्स अंदर जा रहे हैं, जो आप चाहे एक पिए, चाहे हफ्ते में एक पिए, चाहे 2 हफ्ते में, वॉट एवर इट इज। उसके अलावा आप अगर ये इसको हम फर्स्ट हैंड स्मोक कहते हैं, जो पेशेंट स्मोक कर रहा है बेसिकली, तो मल्टीपल हो या नहीं हो, बट इट हैज़ कॉज डैमेज टू योर लंग्स, दैट्स फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 ही पीते हैं या कभी कभी पार्टीज में ही पीते हैं, सो इट इज़ सेफ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो वॉट एवर यू आर स्मोकिंग, यू टेकिंग वो वाले केमिकल्स इनसाइड योर लंग्स, बेसिकली दे आर गेटिंग डिपॉजिटेड देयर, दे आर नॉट बीइंग फिल्टर्ड आउट। अच्छा, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। अब उसमें क्या है कि जैसे कुछ लोगों का ग्रुप बैठा है, वहाँ 2 से 3 लोग पी रहे हैं, मगर 2 से 3 लोग ऐसे खड़े हैं बस। अगर आप ऑफिस कल्चर की बात देखें, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं सबके पास वहाँ पे चाय की दुकान होती है आसपास, जहाँ पे जाके लोग स्मोक करते हैं। बिल्कुल। अब कुछ लोग हैं जो वहाँ सिर्फ चाय पीने जा रहे हैं। ये जो पैसिव स्मोकिंग है, क्या ये भी डेंजरस है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक तो फर्स्ट हैंड स्मोक है, जो बंदा खुद ले रहा है वो तो अपने आप को डैमेज कर ही रहा है, बट व्हेन जब आप साथ में हो, आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, यू कंपनी देम कि हाँ ठीक है, ऑफिस में आपने जैसे बताया, तो उसको हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। अब आप उसके पास बैठ के ही पी रहे हैं, तो वो स्मोक, वो केमिकल्स अराउंड द एयर तो हैं ही है जो आप भी ब्रीथ करेंगे, है ना। ऑलमोस्ट 1 ब्रेथ में हम 500 to 600 ml ऑफ एयर अंदर लेते हैं, तो उस एयर में जो आपके आसपास है वो केमिकल्स आर देयर। तो सेकंड हैंड स्मोक इज दिस कि अगर आप पास में बैठे हैं तो आप भी उस स्मोकिंग से आपको भी इफेक्ट आ रहा है, जिसमें लंग्स पे सेम इफेक्ट विद कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, ऑल्सो सीओपीडी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच इज, जो कि सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सीओपीडी उन्हीं को होगा जिनको जो स्मोक कर रहे हैं, बट जो आसपास की दुनिया है, जो आसपास बैठे हैं हमारे, हर तरफ वो स्मोक रहेगी कुछ टाइम के लिए, और वो भी उतनी ही हार्मफुल है जितना कि पर्सन जो स्मोक कर रहा है उसके लिए है। आसान भाषा में सीओपीडी क्या है? सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो रेगुलर स्मोकिंग करने के बाद कुछ सालों में डेवलप होती है। नॉर्मली क्या हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 40 साल के ऊपर लोग जो कि पहले 10-15 साल स्मोक कर रहे हैं उनको डेवलप होती है, बट आजकल आई सी इवन यंग जनरेशन जो स्मोकिंग जिन्होंने जल्दी शुरू कर दी है, ऑलमोस्ट 20 to 30 ईयर्स ऑफ पीपल, उनको भी सीओपीडी होना शुरू हो गया है, विच इज़ अ वेरी डेडली डिजीज इफ़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, या फिर अगर वो समय पे ना उसको पहचाने और फिर उसको ट्रीट नहीं करें ढंग से, तो आगे जाके काफ़ी खतरनाक मोड भी ले लेती है।
तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो सांस लेने की नाड़ियाँ हैं उन पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। आसपास बहुत सारे सेल्स की ग्रोथ हो गई, तो जो वो होल्स होते हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में जकड़न महसूस होती है, आप खांसी आती है, बारी बारी आपको बलगम निकालनी पड़ती है। अगर आपके कोई स्मोकर्स फ्रेंड होंगे आपको देखोगे बारी बारी ऐसा करना पड़ता है कई बार, या फिर आपको कफ निकालने के लिए बारी बारी स्पिटिंग करनी पड़ती है, तो कफ एक्सपेक्टोरेशन, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है इन पेशेंट्स में। अदरवाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सीटी जैसी आवाज़ें आने लग जाती हैं चेस्ट से, जिसको हम वीजिंग कहते हैं, जो बुजुर्गों में जनरली सुनने को मिलती है ना। बट सीओपीडी कैन अकर विद इस एजेस में भी शुरू हो गया है। अगेन आई लाइक टू स्ट्रेस कि सीओपीडी कंपोनेंट ओनली बिकॉज ऑफ स्मोकिंग नहीं है, मेजॉरिटी इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, दैट इज यू काउंट अबाउट 60 to 70%, बट इफ यू टॉक अबाउट 20 to 30% इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फिगर, और खास करके हमारी कंट्री में इंडोर एयर पोल्यूशन यानी हमारे घर के अंदर जो पोल्यूशन इकट्ठा हो रहा है, यस, हवा में जो हमारे घर के अंदर पोल्यूशन, yes, अब yes. हवा के अंदर पोल्यूशन हमारे घर में कैसे होता है? हाँ बिल्कुल, वो ही जैसे आप किचन कुकिंग देखो, हमारे यहाँ रिवाज है तड़के लगाने का, इतना स्मोक प्रोड्यूस होता है ना, चिमनीज ठीक से काम कर रही है नहीं करनी है, नोबडी हैज सीन, वो तड़के लगते हैं तो वो स्मोक इज हार्मफुल टू यू, जो भी वो खाना बना रहा है, इनफैक्ट अराउंड द हाउस ऑल्सो, सो इट इज़ अगेन अ मेजर चंक। और फिर गांव रूरल एरियाज देखें अगर हम, चूल्हा चल रहा है वहाँ पे है ना, या लोग अंगीठियाँ भी बालते हैं, हिमाचल की बात करें या इधर उधर, तो ये सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस्ड हो रहा है जो कि इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग सिगरेट्स। तो वो लोग जो स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारी फीमेल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी हो रही है, फीमेल्स को सीओपीडी हो रही है, अगेन अ मेजर कॉज बिकॉज ऑफ दिस बायोमास फ्यूल एक्सपोजर विच इज़ रिलेटेड टू किचन वेस्ट, कोई ऑक्यूपेशनल रिलेटेड भी होता है, एंड देन इसका मतलब, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मगर अब घर में खाना तो बनेगा, लोग भी अगर जो ये सुनेंगे वो यही कहेंगे कि आप मैडम तो कह रही हैं कि खाना मत बनाओ, अब तड़का तो लगेगा ही लगेगा। और जिस तरीके नॉर्थ इंडिया में आप देखें, इफेक्टिव चिमनीज होनी चाहिए व्हिच आर जस्ट, वी शुड बी मतलब यूजिंग देम एडिक्वेटली। नॉर्मली यही होता है ना कि लोग छोड़ देते हैं कि चलो लगवा तो ली चिमनी, कभी यूज करी नहीं करी, सो इट इज मोर कि यू शुड बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग। अगर पता ही नहीं होगा फिर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, अगर पता है तो एटलीस्ट हम ये देख सकते हैं कि हमने पूरे अच्छे से चिमनी लगाई है, उसकी सर्विसिंग कराई है कि नहीं कराई है, एंड द स्मोक इज गोइंग दैट वेज और नॉट, है ना। चूल्हास वाला को हम रोक नहीं सकते। मगर जिन जगहों पे चिमनी की सुविधा अब हर कोई अफोर्ड नहीं करता चिमनी, जिन जगहों पे चिमनी की सुविधा भी नहीं है, वेंटिलेशन अगेन वहाँ पर क्या तरीके हो सकते हैं? अगर विंडोज हैं आसपास किचन्स में, दे शुड बी ओपन, है ना। वेंटिलेशन से मतलब है कि वो स्मोक ज़्यादा देर घर में ना रहे, क्योंकि कुछ तो कंट्रीब्यूशन वो आपको दे रहा है, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें। तो किसी ज़माने में जो हिंदुस्तान में कॉन्सेप्ट था कि किचन जो था वो ओपन ही होता था हमेशा, तो वो सबसे बेहतर तरीका था। हाँ, तभी बीमारियां कम होती थी, तभी बीमारियां कम होती थी। तो हम क्लोज स्पेसेस में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये सब सहना पड़ता है। और किस तरह का पोल्यूशन है घर में कुकिंग के अलावा? कुकिंग के अलावा वी हैव मेनी थिंग्स, जैसे कि एलर्जेंस जो घर में रहते हैं। एलर्जेंस क्या होता है? एलर्जेंस होते हैं कि आपके घर में हर चीज़ पे हाउस डस्ट माइट्स हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिकली दिखते हैं, अदरवाइज नहीं दिखते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप से दिखने वाले छोटे छोटे कीड़े जो हमारे घर के पर्दों में, गद्दों में, इसमें मिलते हैं। आप देखोगे कारपेट्स पे, गद्दों पे, पर्दों पे, हैवी कर्टन्स पे, योर बेड शीट्स, कुछ भी है, लिनन्स हैं आपके, सब में आपको हाउस डस्ट माइट्स मिलेंगे। अगर आपने कभी देखा हो, आजकल तो बेडशीट्स भी ऐसे एडवर्टाइज होने लगी हैं कि आपको एलर्जन फ्री मिलते हैं, उनमें अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सो दैट जो एलर्जिक पीपल हैं उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, फिर कॉकरोचेस होते हैं घर में अगेन। और ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पेट्स घर में अगर हैं, हम लोग बाहर जाते हैं तो चप्पल पहन के जाते हैं ना, पेट्स जाते हैं विदाउट एनी स्लिपर्स, एंड दे ब्रिंग ऑल द एयर विच इज पॉल्यूटेड और ऑल द स्मोक विच इज देयर विद देयर बेयर फीट, है ना। तो घर में वो भी आता है, उनके डैंडर है, उनके हेयर है, सो मैनी ऑफ द थिंग्स। दूसरा आप बात करोगे, अगर हम घर में धूप अगरबत्ती करते हैं, इंसेंस बर्निंग ऑफ द स्टिक्स, अगेन उससे भी धुआं उठता है which has those smoke, कार्बन मोनोऑक्साइड उन सब में है जहाँ से स्मोक आ रहा है। तो वो भी, फिर आपकी डेंगू सीजन में हम मॉस्किटो कॉइल्स बहुत यूज़ करते हैं, वो भी आपका स्मोक है जो कि आपकी लंग्स को हार्म कर रहा है। वी आर यूजिंग बेगॉन स्प्रेज, यहाँ स्प्रे कर दिया, वहाँ स्प्रे कर दिया, दे ऑल आर रिलीजिंग सो मच ऑफ केमिकल्स विच आर इंजरिंग आवर लंग्स। अननोइंगली हमें कई बार पता भी नहीं होता। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं, डैम्पी घर है, डैम्पिंग मीन्स मोल्ड्स हैं, है ना, यानी सीलन है घर में। कई बार हमें
कुछ हिस्ट्री हमने ले ली, चलो ये बाय चांस अगर नहीं पूछा आपने, पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम है, उसकी वीजिंग ही नहीं हट रही है, चेस्ट ठीक नहीं हो रही है, फिर आप पूछोगे आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क तो नहीं चल रहा था, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा था, कुछ डैम्पीनेस थी, तो वो बताएंगे हाँ मैम हमारे तो पूरे कमरे में सीलन है, पूरा ये है। तो वो पता चलता है आपको, इससे बड़ी कॉमनली फंगल डिजीजेज होती हैं जो कि अगेन कमरे में घरों में जो सीलन है वो भी आपकी सांस लेने की दिक्कत बढ़ा सकती है। यस, इनसे बड़ी फंगल डिजीजेज होती हैं ये, दे एक्ट एज एलर्जेंस, ये भी एलर्जी के ट्रिगर्स हैं जो कि एलर्जीज को मल्टीप्लाई कर देती हैं। और एक फंगस होती है स्पर्जिलस, उससे सेंसिटाइजेशन हो जाती है, विच इज कॉमनली फाउंड इन दिस मोल्ड्स। सेंसिटाइजेशन मतलब कि आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है उस फंगस के अगेंस्ट। दैट इज ऑल आवर इम्यूनिटी सिस्टम। बेसिकली हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उससे हर किसी का से लड़ने की है। कोशिश करता है। यस वो फंगस के अगेंस्ट लड़ते हुए इतना हाइपर इम्यून हो जाता है कि वो सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं बेसिकली। अब हम लोग स्मोकिंग की बात कर रहे थे, उसमें एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं बताऊंगा, अब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको मेन वर्सेस विमेन की डिबेट में लेकर जाएं, मगर हम लोग एक आदमी और एक औरत की जो बॉडी है इट इज़ डिफरेंट, जो कि साइंटिफिक है चीज़। औरतों के ऊपर भी स्मोकिंग का असर बुरा ही होता है, बिल्कुल, मगर क्या उसकी हदें ज़्यादा है? बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि औरतों को तो बिल्कुल ही स्मोक नहीं करना चाहिए, करना तो आदमी को भी नहीं चाहिए, मगर क्या औरतों के कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा हैं? सी इन वुमेन इफ यू थिंक अबाउट, एक इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन ने आगे फैमिली भी बढ़ाना है, सो समटाइम्स इफ दे आर उनको स्मोकिंग अगर कर रही हैं तो इट रिजल्ट्स इन इनफर्टिलिटी ऑल्सो। दैट अप्लाइज फॉर मेन ऑल्सो बिकॉज बोथ हैव टू बी देयर, बट देन इसमें इंपॉर्टेंट है कि वुमेन में इनफर्टिलिटी कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इफ दे आर स्मोकिंग सो मच, इट रिजल्ट्स इन इनफर्टिलिटी। तो आजकल की जनरेशन में IVFs और ये सब बहुत बढ़ गया है, दे आर नॉट एबल टू कंसीव, बच्चे नहीं हो रहे हैं। सो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी शुड एड्रेस कि ऐसा करने पे इफ़ बोथ आर स्मोकिंग और व्हाट इट इज़, देन वी हैव टू बी कंसिडरेबली थिंकिंग अबाउट कि हमें अगर परिवार करना है, परिवार बढ़ाना है, तो वी शुड क्विट स्मोकिंग द सेम डे। और क्या मतलब एक आदमी के लिए भी और एक औरत के लिए भी, वैसे तो अगर कोई स्मोक करता है तो वो तुरंत छोड़े, मगर कोई स्मोक करता है और वो फिर चाह रहे हैं कि उनका परिवार आगे बढ़े और बच्चे के अंदर किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो एक औरत को आइडियली कितना पहले स्मोकिंग छोड़नी चाहिए? ग्रेजुअली क्या होता है कि क्विट स्मोकिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, है ना, बहुत धीरे धीरे बारी बारी सोचने पर, बारी बारी एडवाइस मिलने पर ही कर पाते हैं। और जब हम स्मोकिंग छोड़ते हैं तो इफ़ेक्ट्स भी वापस आने में टाइम लगता है। इनिशियली हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स में हमारे वाइटल्स कुछ स्टेबल होते हैं, जिसका मतलब है कि BP, हार्ट रेट थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाता है जब हम स्मोकिंग छोड़ते हैं। अच्छा। फिर कुछ महीनों में हमारे लंग्स थोड़ा बेटर फंक्शन करने लगते हैं, 2 to 3 मंथ्स का टाइम दें, या अगर हम कहें कि हार्ट रिस्क या अगर ये वाली सारी चीज़ें बोले तो कम से कम 6 months to 1 year का टाइम हमें देना पड़ता है, सो दैट वी कम टू बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेट। एंड अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 years ऑफ क्विटिंग के बाद आर रिस्क फॉर लंग कैंसर डिक्रीजेस। अगर आप स्मोकिंग 10 साल लग जाएंगे आपको वो स्मोकिंग का इफेक्ट कम होने में। ख़त्म तो तब भी नहीं होगा, लेकिन कम हो सकता है अगर आपने स्मोकिंग छोड़ दी। ठीक है। अच्छा, एक आम चीज़ जो कोई किसी भी सिगरेट पीने वाले इंसान को जानता होगा, तो वो अक्सर ये बोलता हुआ अपने आप को पाता है कि हाँ मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए मैंने पतली सिगरेट शुरू कर दी, मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए मैंने वेप पीना शुरू कर दिया। अब वेप एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो बहुत यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करता है। 14 से 15 साल, इवन 13 साल के बच्चे भी वेप से अट्रैक्ट होते हैं। उनको एक तरीके से वो, और वो आता भी उन कलर्स में है कि लगे कि वो टॉय है। वेरी अट्रैक्टिव। कुछ पेरेंट्स भी मैं ऐसे जानता हूँ जो कंफ्यूज्ड हैं कि उनको लगता है कि अब ये तो बच्चे का कुछ खिलौने की चीज़ है, जैसे वो बुलबुले उड़ा रहा है तो वैसे इसमें धुआं आ रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे वो नहीं समझते कि ये जो वेप है, जिसको सिगरेट कहा जाता है, ये अपने आप में कितनी खतरनाक चीज़ है। अब आप सिगरेट के कंपैरिजन में बताइए कि ये कितना डेंजरस है। सो ये बड़ा यूज़ हो रहा है कि वेपिंग इज़ यूज्ड फॉर क्विटिंग स्मोकिंग, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट बेसिकली। सो वेपिंग पे यू विल बी सरप्राइज कि हमारे जर्नल्स, पब्लिश जर्नल्स हैं जिसमें UK की स्टडी, US की स्टडीज़ की गई हैं अमंग टीनेजर्स। So they found out that every 1 in 4th 12th grader या every 1 in 5th 10th grader and 1 in 10th 8th graders, they were vaping. Imagine the 8th 9th 10th class students, as you said. कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो वेप ले रहे हैं। Yes. So that was study that was done in 2019 में हुई थी, and they printed this in a very good journal, Chest Journal है हमारा। तो उससे उन्होंने आगे ये देखना शुरू किया कि ये क्यों स्टडी की गई। There were cases जहाँ पे यंग बच्चे आ रहे थे, they had this severe breathlessness, सांस फूल रहा है, पूरा खांसी आ रही है, मतलब सांस ही नहीं ले पा रहे हैं और उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ रहा है।
वेंटिलेटर मीन्स इतनी लंग इंजरी हो गई है कि आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़ रहा है, दैट इज सिवियर निमोनिया। तो ऐसे केसेस आए आईसीयूज में, देन दे इन्वेस्टिगेटेड डीप इनटू इट कि व्हाट वाज द कॉज। वेपिंग वाज द कॉज फॉर दिस इंजरीज, जिसको हम कहते हैं ई वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी, ईवैली, अगर आपने कभी सुना होगा। सो दैट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन कि आपका बच्चा ही वेंटिलेटर पे चला गया बिकॉज ऑफ वेपिंग। क्यों? बिकॉज वेपिंग में, सिगरेट में यू नो कि इतना कंटेंट है, एक सिगरेट में इतना सब कुछ है, आपने एक ली दो ली नंबर्स हैं, राइट? वेपिंग में आप क्या कर रहे हो, एक आपका कार्ट्रिज है जिसमें वेप जूस है ना, उसमें क्या है किसी को पता ही नहीं है मार्केट में कौन क्या डाल रहा है ना। केमिकल्स कैसे हैं, इसमें निकोटिन भी हो सकता है, एक डाइएसिटाइल कंपाउंड होता है जिससे पॉपकॉर्न लंग हो जाती है, विच वॉज इनिशियली यूज्ड इन समटाइम्स, पॉपकॉर्न मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता था, तो उनको पता लगा इट इज सच अ हार्मफुल कंपाउंड, तो तब से बैन हो गया। सो दैट काइंड ऑफ अ कंपाउंड इज यूज्ड इन अ वेपिंग जूस, ठीक है। उसके अलावा THC, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, विच इज बेस्ड ऑन कैनाबिस, ऐसे प्रोडक्ट्स आप वेप जूस में यूज कर रहे हो जिनको हीट करके एरोसोल्स बन रहे हैं, एंड यू आर थिंकिंग इट इज सेफर देन सिगरेट्स। वेप क्या है, इट इज सो इजी टू टेक, यू आर जस्ट पफिंग इन, यू डोंट नो हाउ मेनी पफ्स यू हैव टेकन इन, कितने टाइम में आपने कितने पफ्स ले लिए। सो इट इज टोटली अनकंट्रोल्ड, यू डोंट नो एनी रेगुलेशन, सो इट इज अगेन मोर हार्मफुल एक्चुअली देन अ सिगरेट व्हाट कैन डू। तो लोग जो ये एक्सपेक्ट करते हैं, खैर सिगरेट छूटती है वेप लेने से, ऐसा तो नहीं होता, ये अपने आप में बेवकूफाना बात है, मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी आदत नहीं लगती। बिल्कुल, क्यों? अगर निकोटिन होगा, डिपेंडेंस होगा, एडिक्शन होगा, टीनेजर्स में कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सब प्रॉब्लम्स होंगे। एडिक्शन तो अगर निकोटिन है तो होगा ही होगा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दे आर पुटिंग इन दैट वेप जूस, नोबडी नोज दैट। सो अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग हार्मफुल गैसेस आ रही हैं, तो वो उसको और लंग को और ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। और वेप तो खैर खतरनाक है ही। एक चीज़ जिसके साथ मुझे थोड़ी सी और प्रॉब्लम होती है वो है जो क्लब्स में फ्लेवर्ड हुक्का मिलता है। अब फ्लेवर्ड हुक्का एक ऐसी चीज़ है जो एक नॉर्मलाइज किस्म का पॉइजन है। सिगरेट पीने वाले आदमी को फिर भी कोई ऐसे देख लेगा कि ये गलत हरकत कर रहा है, और वेप पीने वाले को फिर भी लोग ऐसे देख लेंगे तो छोटा सा बच्चा है, वेप पी रहा, गलत हरकत कर रहा है। मगर हुक्का जो पार्लर्स में चलता है, हुक्का पार्लर्स में और क्लब्स में, वो मैरिड लेडीज़, बच्चे भी सराउंडेड हैं, वो उसको फैमिली व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा रहे हैं, ग्रुप्स में भी भेजा जा रहा है, और सडनली लोगों को लगता है ये तो खेलने की चीज़ है, इससे कोई नुकसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आम लोग बहुत शो ऑफ करते हुए करते हैं। ऑफ कोर्स। इस फ्लेवर्ड हुक्के के कितने नुकसान हैं? सी दिस हर्बल हुक्कास को ये मॉडिफाइड वर्जन में इन्होंने बोल दिया है जी, हर्बल हुक्का से जस्ट फ्लेवर ऐड किया है, इट्स अ फ्लेवर्ड पॉइजन बेसिकली। तो मतलब क्या है कि आप उसको फ्लेवर्स में डाल के चारकोल के ऊपर बर्न कर रहे हो। अगेन स्मोकिंग से एक और एडिटिव इफेक्ट लिया आपने, चारकोल भी डाला, उस पर बर्न भी किया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपने रिलीज कर दी, अपार्ट फ्रॉम द केमिकल्स विच इज स्टिल इन देयर। उस फ्लेवर्ड हुक्का में निकोटीन, आपके बाकी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो यूज होते हैं वो फ्लेवर देने के लिए। तो अगेन वो सारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो तो अंदर जा रहे हैं। आप हुक्का लेने बैठ गए फैमिली के साथ, और आपको पता है कि जब आप हुक्का ले रहे हो, कम से कम ये जो शीशा जिसको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, है ना, कि ये इसको ले रहे हैं, तो वो पानी से पाइप आ रही है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके केमिकल्स उसमें फिल्टर हो गए पानी में। वो सारे केमिकल्स तो आपने फिर भी लंग्स में इनहेल करने हैं, एंड दैट सेशन वुड लास्ट एन आवर और सो, आराम से 1 घंटा तो चलेगा। हाँ, 1 घंटा चलेगा। सो आपकी सिगरेट से 20 पफ होते हैं एक सिगरेट से, इसमें कम से कम 200 पफ जाएंगे आपको। इट इज सो बैड कि आपकी 100 सिगरेट्स आपने स्मोक कर ली, उसके अकॉर्डिंगली 1 घंटे का आपका हुक्का सेशन है। सो यू कैन इमेजिन द वर्स्ट इट इज डूइंग टू आवर लंग्स। और जिसको आप पार्टी के नाम पे ले रहे हैं, पार्टी के नाम पे ले रहे हो, और आप कह रहे हो कि बच्चे भी साथ में बैठे हैं, तो सोचिए इन बच्चों का क्या होगा जिनके ऊपर ये केमिकल्स जो इनहेल कर रहे हैं, ये केमिकल्स मोस्ट ऑफ देम किसी ना किसी का कोई जेनेटिक वो होता है कि एलर्जिक होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक नहीं हो रहे, एलर्जीज रहती हैं, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहे हैं। ये एलर्जीज तो इस स्मोक से कितने टाइम्स और बढ़ जाती हैं अगर ये स्मोक बच्चों में जा रहा है। सो इट इज एक्चुअली अगेन 100 टाइम्स मोर डेंजरस दैन स्मोकिंग अ सिगरेट इफ यू टॉक अबाउट दिस। मैम, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं कॉन्वर्सेशन को कि जब एयर पोल्यूशन की बात होती है तो आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसे आते हैं कि भारत के ये कुछ शहर हैं जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में से हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण पूरे मतलब दुनिया में जितने शहर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर हैं वो हिंदुस्तान के शहर हैं। बिल्कुल। उसमें दिल्ली का नाम आता है, और यूपी के कुछ जगहों का नाम आता है, बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ का नाम आता है, पंजाब के कुछ इलाकों का नाम आता है। अब इस पोल्यूशन को रोकने के लिए जो सरकार कदम उठाती है वो उठाती है, मगर इंडिविजुअल लेवल पर हमारी सेहत को किस हद तक असर डालता है ये पोल्यूशन?
सी AQI और एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ एवरी सिटी इज डिफरेंट। आपको पता ही है कि दिल्ली का ऑलमोस्ट 100 से ऊपर रहता है, हमारे चंडीगढ़ 100 होता है तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली में 400, 500, 600, 700 तक भी देख चुका हूँ। Yes, और more than 300 is a dangerous level like anything if you talk about AQI। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, उनका AQI 4, 5 ऐसे होता है, यूरोप, कनाडा, whatever it is, है ना। अब हमारे यहाँ का AQI कैलकुलेट होता है PM से, विच इज पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम कहते हैं PM 2.5 सुना होगा, PM 10 सुना होगा, है ना। सो PM 10 का मतलब है कि हम पार्टिकल्स कुछ इनहेल कर रहे हैं जो यहीं पे फिल्टर हो जाएंगे आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। पार्टिकुलेट मैटर जिसको आप कहते हैं, ये हवा में आपके मैटर है जो एयर है ना, उसको हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कण हैं। कण हैं, तो इनके साइजेस के अकॉर्डिंगली अगर ये 10 माइक्रॉन्स है, इसका मतलब है कि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो आपका नोज है वही फिल्टर कर देगा और पीछे के प्रोडक्ट से नीचे तक लंग्स तक नहीं जाएगा। सो PM 10 इज अ काइंड ऑफ अ सेफर वैल्यू कि हमारा वो पहले ही फिल्टर बॉडी में हो जाता है, तो लंग्स तक वो पार्टिकल नहीं पहुंचता है। बट जो साइज है PM 2.5 माइक्रोन्स विच इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज, है ना, तो वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बाईपास करके नीचे लंग्स के उस जगह तक जाता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। वो क्या होते हैं? एयर सैक्स, जहाँ पे हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सिंपल तरीके से समझाइए, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि ये पार्टिकल इतना छोटा होता है जो आपके नाक के जरिए आपके लंग्स के बहुत फेफड़े के नीचे तक चला जाता है, जहाँ पे आपने सांस लेने की जो प्रतिक्रिया हमारी होती है, सांस लेना, सांस छोड़ना, तो वो जो ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है वहां तक पहुंच जाता है, ब्लड में भी चला जाता है, इतना छोटा है, तो इतना छोटा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस PM 2.5 के कितना क्वांटिटी है बेसिकली आपके AQI की कैलकुलेशन में ही यूज होता है बेसिकली। तो ये कितना, जैसे जैसे AQI बढ़ेगा वैसे वैसे PM 2.5 हवा में बढ़ता है। PM 2.5 बड़ा होगा तो ऑब्वियसली AQI बढ़ेगा। अच्छा, ये उससे, हाँ, उससे रिलेट होगा, तो AQI उतना ज्यादा होगा अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और ये आता कहाँ से है हवा में? ये तो आपके मैटर में ही, आपका पॉल्यूशन से आएगा, व्हीकल ट्रांसमिशन से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, कहीं से भी, जहां से भी इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, तो आपके एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस हैं, ये ऑल ओवर जो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं उन्हीं में होगा। अच्छा। तो इसके रिलेटेड हमें AQI मिलता है बेसिकली, जो हम बात कर रहे थे। खबरों में ये चीज़ें आती हैं कि इस समय इस शहर का AQI इतना ज़्यादा है कि दिन में आप जितनी 18 सिगरेट पी रहे हो उतना है, तो क्या ये सही होता है? ये उस हद तक नुकसान देता है हमारे को? बिल्कुल देता है। अगर पॉल्यूशन और AQI इतना ज़्यादा है तो इट इज़ इक्वलेंट टू, तभी हम बात करते हैं कि अगर इतना AQI बढ़ रहा है तो हमें अपने घरों में रहना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 300 की 400 की बात करें तो हमें इंडोर्स रहना ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे लोग कहते हैं कि वॉक करने जाना है, ये करने जाना है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। अगर खास करके अगर पेशेंट्स एस्थमा या COPD के हैं, उन पेशेंट्स के लिए अगर AQI इतना ज़्यादा है, उनके लिए तो 100 भी बहुत ज़्यादा AQI है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो वल्नरेबल है ऑलरेडी, है ना। तो उनको तो अगर सैर करने जाना है तो दे कैन नॉट गो विदाउट अ मास्क आउटसाइड। तो हम लोग उनको बोलते हैं अगर फिर भी जाना पड़े, कहीं भी है या क्राउडेड जगह में भी जाना है, तो उनको मास्क लगाना पड़ेगा, विच कुड बी अ सिंपल मास्क। दूसरी बात है कि अगर हम PM 2.5 की बात करें तो ये पार्टिकल्स आपके सिंपल मास्क से इनहेल हो जाते हैं, मतलब इट फिल्टर नहीं कर पाता है जो बेसिक सिंपल मास्क होता है। 2 से 3 तरह के मास्क जो आते हैं मार्केट में। एक होता है वो जो नीले रंग का मास्क आता है, जिसको सर्जिकल मास्क भी कहते हैं शायद। एक है जो लोग कपड़े का बना लेते हैं, मार्केट में भी मिलता है। फिर आता है N95। यस, तो N95 से भी यही मतलब होता है कि वो आपके पार्टिकुलेट साइज के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, जिसमें आप इवन PM of 2.5 कैन बी स्टॉप्ड, बट हर कोई उसमें सांस नहीं ले सकता है। N95 को हमने कोविड के दौरान हर टाइम पहना है, तो वी नो कि उसमें सांस लेना ही कितना मुश्किल काम है कि हर कोई उसको पहन के सांस सैर करने नहीं जा सकता है। तो एटलीस्ट सर्जिकल मास्क में ये होता है कि जितना प्रिवेंशन हम कर सकते हैं बेसिक मास्क से, उतना प्रिवेंशन हम करें ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल भी ना हो जब वो वॉक करने जा रहा है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। जी, अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अब कुछ लोगों के पास ये चॉइस होती नहीं कि भाई ऑफिस वालों ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। तब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाना है, तब आपको खुद की मोटरसाइकिल से भी जाना है, अपनी गाड़ी से भी जाना है। उस सिचुएशन में मास्क के अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को करनी चाहिए रेगुलर लाइफ में कि अगर मजबूरी है ही निकलना, पहले तो वो ना ही निकलें, अगर मजबूरी है निकलना किसी वजह से, तो क्या तरीके हैं कि आप अपनाना चाहिए उनको जिससे वो पोल्यूशन से बचें?
देखो व्हीकल्स में ऑब्वियसली टू व्हीलर्स आर मोर डेंजरस, क्योंकि आपको हर टाइम एयर का सामना करना पड़ रहा है. यू आर इन अ कार, आप मेट्रोज में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर बिट सेफर कि आपको बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, खास करके इफ़ यू आर इन अ मेट्रो. अगेन इट्स अ बेटर फॉर मेट्रो सिटीज़ कि आप ऐसी ट्रेन में जाएँ, है ना. व्हीकल एमिशन से ऑब्वियसली क्लोज्ड कार्स में थोड़ा हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अदरवाइज इन द सेंस हम अपनी बेसिक आदतों पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेशन पूरा रखें, थोड़ा अपने आप की इम्यूनिटी पे वर्क कर सकते हैं. अदरवाइज ये इनहेलेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप बाहर जा रहे हैं सिटीज़ में. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी के बाद डॉक्टर इनहेलर सजेस्ट करते हैं, वो क्या ये नॉर्मल रेगुलर स्मोकिंग पेशेंट्स के साथ है, एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए पेशेंट्स के साथ, या सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है? सी इनहेलर्स बहुत वैरायटी में हमें देने पड़ते हैं पेशेंट्स को. इट इज़ नॉट ओनली कि स्मोकिंग एसोसिएटेड COPD है या कोई प्रॉब्लम है, बट आप बात करेंगे बच्चों में ही. बच्चों में एलर्जीज हैं विच आर अभी शुरू में कहेंगे कि सीजनल है, कभी कभी होता है जुकाम छिक्के आती हैं, तो उनको एलर्जीज कहते हैं ना, सीजनल एलर्जीज. अगर ये एलर्जीज को हम नहीं पहचाने तो फाइनली दे कन्वर्ट इनटू एस्थमा. आपने इग्नोर कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ही था, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, ऐसे ही जुकाम छींक थी, कुछ ज़्यादा नहीं था, खांसी थी, थोड़ी सी खांसी थी, इधर उधर से कोई दवाई ली और छोड़ दिया. तो जब ये इकट्ठा होने लगते हैं तो ये फाइनली एक एस्थमा जैसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है. मतलब कि पहले सिर्फ एलर्जी थी और मिनिमल एलर्जी थी जिसको हम बड़े अच्छे से ट्रीट कर सकते थे, बट अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो एस्थमा में कन्वर्ट हो गया. तो क्योंकि आपने खांसी की बात करी ना, ऐसा जनरली होता है, हर छोटे शहर में ऐसा होता है, खांसी लगी तो पड़ोस के केमिस्ट से जाके कि भाई ऐसे बच्चे को खांसी है, वो इतना पूछते हैं सूखी खांसी है कि गीली खांसी है, उसके हिसाब से वो हमारे को दवाई दे देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं. केमिस्ट ये है जो गलत है, मगर ये हिंदुस्तान में होता है. बिल्कुल. मगर एक पेरेंट होने के नाते या एक एडल्ट होने के नाते इंडिविजुअली इंसान को कैसे पता होना चाहिए कि मेरी को जब खांसी हुई वो कितनी रही, कब तक रही, तब मुझे डॉक्टर के पास तो जाना ज़रूरी ही है. देखिए यही मैंने देखा है अपने 18 साल के करियर में कि ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं पहले बहुत छोटी छोटी होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. अगर ये प्रॉब्लम्स को हमने पहले से पहचाना होता है, जिसका मतलब है सिम्टम्स. सिम्टम्स में क्या है, आप नीचे बेड से उठे, आपको छींकें आनी शुरू हो गई, ठीक है. एक सबसे पहला बच्चे में सिम्टम आप देखते हो ना, बच्चा छींक रहा है, बारी बारी छींक रहा है. आपको खांसी आ रही है जो कि बंद ही नहीं हो रही है, खास करके उस समय जब रात को अर्ली मॉर्निंग्स टाइम होता है, जब हमारे लंग्स में स्पैज्म कहते हैं हम इसको, ब्रोंकोस्पैज्म होता है, ठीक है. फेफड़े में और दिक्कत हो जाती है. अर्ली मॉर्निंग कफ, ठीक है. ऐसी कफ जो वर्सन होती है किसी भी चीज़ से, जैसे कि हमने एलर्जेंस की बात की, कहीं आप धूल मिट्टी में चले गए तब बढ़ गया. कईयों को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा भी होता है, जैसे कि एक्सरसाइज करने के बाद. तो छाती में जकड़न होना, बहुत सांस में तकलीफ होना, सीटी जैसी आवाज़ें छाती से आनी, खांसी होना जो कि अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है. तो ये बड़े टिपिकल से सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को एस्थमा हो सकता है. क्या दिन के हिसाब से भी हम इसका हिसाब लगा सकते हैं कि अगर इतने दिन खांसी रही है तो कोई बात नहीं है? दिन के हिसाब से कुछ और चीज़ें भी हमें ऐड करनी है. एक तो ये कि आपने रिपीटेडली खांसी के कुछ दवाइयाँ ले ली जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंटीबायोटिक्स होती हैं. आपने केमिस्ट से ले ली, फिर आप एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, किसी डॉक्टर के पास गए, मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर ली, पर कफ ठीक नहीं हो पाई, है ना. बच्चे को एस्थमा था जिसके लिए उसको इनहेलर्स चाहिए थे, यही हमने शुरू करी थी बात. इनहेलर्स के बिना वो बच्चे का एस्थमा कभी ठीक ही नहीं होगा, आप खांसी के लिए चाहे 10,000 एंटीबायोटिक्स खा लें. सो इट डजंट मैटर कि आपने एंटीबायोटिक खा ली है, क्योंकि उसका जो रूट कॉज है वो एस्थमा है. उसकी जो नाड़ियां हैं जिससे वो सांस ले रहा है वो सिकुड़ गई हैं, वो बंद हो रही हैं. उसको खोलने का काम इनहेलर्स करते हैं. जैसे कि हम शुगर के लिए गोली लेते हैं या BP के लिए गोली लेते हैं, लंग्स जो है उसमें ब्रीदिंग का काम है. तो जो लंग्स की दवाई है वो कैसे जाएगी, इनहेलर्स के थ्रू जाएगी. तो वही बेस्ट वे है ताकि वो बच्चे के सिम्टम्स ठीक होंगे. जैसे ही आप उनको फर्स्ट शॉट ऑफ इनहेलर्स देते हो, कुछ देते हो, बच्चा 2 दिन में ठीक हो जाता है. कहते हम तो इतने महीने से इधर उधर भटक रहे थे, इतनी दवाइयाँ खा रहे थे, मेरे पास आके बड़े खुश होते हैं. वो बताते हैं पेरेंट्स कि मैम हमने तो सालों साल इसको इतनी दवाइयाँ दी हैं लेकिन कभी ठीक ही नहीं हुआ, क्योंकि वो रूट कॉज ही नहीं हुआ था कहीं पे कि हुआ क्या है बच्चे को. किसी को ये पता ही नहीं था कि बच्चे को एस्थमा की प्रॉब्लम है. लोगों को जिनको पंप लग जाता है, कैसे स्पेशली यंग लोगों में, तो वो उनको पता होता है कि हाँ मेरे को महीने में 10-15 दिन में एक बार मुझे पंप लेना होता है, और वो कहते हैं मुझे तो कहा था कि ताउम्र लेते रहो. कब आपको ये चीज़ रीचेक करवानी होनी चाहिए? बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि आपको अगर एक बार बोल दिया बचपन में कभी, तो आप 12 साल की उम्र में बोला था, अब आप 30 साल के हो गए हो तब भी आप वही कर रहे हो. बिल्कुल. कब इसको आपको रिकंसल्ट कब करना चाहिए? इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टिग्मा बहुत है इनहेलर्स का. अब मैं किसी पेशेंट को अगर पहली बार ऐसे डाल रही हूँ इनहेलर पे,
मुझे एस्थमा है। पेशेंट ऐसे करके इतना परेशान हो जाता है कि पता नहीं मुझे क्या ही हो गया है। हाँ, वो बिल्कुल एकदम होता है कि पंप लग गया जी इसको, पंप लग गया मैम, इसकी तो आदत पड़ जाएगी। जैसे आपने बोला, ये बहुत ही कॉमन ओपीडी क्वेश्चंस है हमारे, कि पेशेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर उनको यही चीज़ समझानी पड़ती है कि हमारा एक ये डिजीज़ है, एस्थमा बेसिकली क्या है कि एक रिवर्सिबल डिजीज़ है। अगर आप उसको अच्छे से देखोगे, ट्रीट करोगे, तो वो मैनेज मतलब पूरा कंट्रोल कर सकते हैं हम। कंट्रोलिंग ऑफ सिम्टम्स जो आपको आ रहे थे, ताकि आपकी बेसिक डेली एक्टिविटीज़ कोई भी खराब ना हो, आप हर चीज़ कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपको एस्थमा है तो आप खेलने नहीं जा सकते, या आप डांस क्लास नहीं जा सकते, या आप जिम नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम उसके सिम्टम्स को अच्छे से ट्रीट कर लें, जो कि हम करते हैं विद इनहेलर्स, देन यू कैन डू ऑल द एक्टिविटीज़ जो भी आपको करनी है। तो उसको ये समझाना पड़ता है। फिर दूसरा चीज़ है कि इनहेलर्स जो हम पहले डोज देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, फिर उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं, तो उसको स्टेप डाउन ट्रीटमेंट कहते हैं। ये नहीं होता कि आप क्या, कई बार पेशेंट हमारे ऐसे करते हैं 3-4 दिन में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया, सब हो गया, अब हमारी छुट्टी, अब हमने नहीं लेना इनहेलर्स। और अगर आप वो डॉक्टर से फॉलोअप भी नहीं करोगे तो वो 3 महीने 6 महीने बाद फिर वही पेशेंट वैसे ही आएगा। सो मैं उनको रेगुलरली यही बताती हूँ कि आपको रेगुलरली लेने के बाद धीरे धीरे हम स्टेप डाउन करते हैं, डोजेस कम करते हैं। कई कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डोज कम करते हैं ताकि वो ग्रेजुअली आपकी मेंटेनेंस थेरेपी अच्छे से बनी रहे। उसके बाद आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब छूट भी जाता है इनहेलर, ऐसा नहीं है कि नहीं छूटता। तो जब आपका सीज़न चेंज होगा या कोई एलर्जन से, आपको एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने एलर्जन्स को पहचानना है। जैसे हमने घर में बात की, इंडोर एयर में काफ़ी सारे हमारे एलर्जन ट्रिगर्स हैं। अगर हमें वो ट्रिगर्स पता होंगे एंड विल बी मोर केयरफुल, तो एलर्जन ट्रिगर्स ही करेंगे और उसी से एस्थमा अटैक होता है। तो अगर ये सब करेंगे तो हम दवाइयों को कम कर सकते हैं, नीड पड़ने पर उसके हिसाब से लेना। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि एक तो ये चीज़ सोचनी बंद करनी चाहिए कि पंप लग गया है तो जिंदगी आपकी रुक गई है। बिल्कुल, वो आपको जिंदगी जीने का एक सही तरीका आप ताकि खुल के जी सको, ताकि आप आगे जाके और वर्सनिंग ना हो। हमारे पास यंग पेशेंट आया था 20 इयर्स का, इतना सिवियर एस्थमा अटैक कि उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। ओह गॉड। इट इज़ सो सिवियर समटाइम्स, अगर अनट्रीटेड है, ढंग से दवाइयाँ नहीं ली हैं, कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं, तो इतना सिवियर हो सकता है। और वो ऐसी चीज़ जो कि इतनी प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, जिसको हम बड़े अच्छे से अगर सब समझें, पहचानें, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। हम यंग लाइफ्स के साथ क्यों ऐसे करना चाहते हैं? मैम, एक चीज़ आम सुनने में मिलती है कि इनके फेफड़ों में पानी भर गया था, किसी के फेफड़े सिकुड़ गए थे, और ये असल में बीमारी क्या है और ये क्यों होता है? फेफड़े में पानी जो भरता है वो फेफड़े के बाहर भरता है, इनको हम प्लूरल इफ्यूजन्स कहते हैं। तो ये कई बार आते हैं हमारे पास पेशेंट्स जिनके फेफड़े के बाहर 2 लेयर्स होती हैं, उनमें पानी भर जाता है। ठीक है, इसका 90% ऑफ द टाइम्स हमारे पास जो कॉज मिलता है वो ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो नॉर्मली टीबी की बीमारी जिसे कहते हैं, एक होती है टीबी के लंग्स की बीमारी, मतलब फेफड़ों की बीमारी, और एक फेफड़ों के बाहर पानी भरने की बीमारी, वो भी टीबी की वजह से काफ़ी कॉमनली होती है। तो पर अब जैसे बचपन में बच्चों को वैक्सीनेशन लग जाता है, टीबी का डॉट का टीका कहते हैं जिसको, शायद BCG वैक्सीन कहते हैं, जो बर्थ पे एट बर्थ लगती है। उसके बावजूद भी लोगों को टीबी कैसे होता है? उसके बावजूद भी टीबी बच्चों को हो रहा है, बिकॉज अभी भी हमारी कंट्री में कैंपेनिंग काफ़ी चल रही है, बट इट इज़ सो वास्ट। वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या कारण है। उसका कारण है आपके हर पेरीफ्री में डॉक्टर्स बैठे हैं, कोई भी किसी को कैसे भी ट्रीट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है, किसी को लगा कि इसको टीबी है, कोई दवाई टीबी की दे देंगे जो कि कम होगी। उससे क्या होता है कि हमारे रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पैदा होते हैं, वो बैक्टीरिया जो कि वो दवाई पे असर ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से टीबी अभी मल्टीप्लाई हो रहा है हमारी कंट्री में। और आजकल तो हम कहते हैं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी है, जिसका मतलब है कि 4 दवाइयाँ जो हम टीबी की दे रहे हैं वो भी असर नहीं कर रही हैं। तो इसी वजह से टीबी, आपने कभी सुना होगा कि गांठ में भी टीबी होता है, जिसको लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। लोगों की नेक में स्वेलिंग होती है, उसमें से हम टेस्ट करते हैं तो टीबी निकलता है। तो ये हमारे सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब लंग्स के अलावा भी टीबी काफ़ी जगह पे हो सकता है। तो ये प्लूरल इफ्यूजन की हम बात कर रहे थे। दूसरा कारण ज़्यादातर होता है कैंसर्स की वजह से। जो प्लूरा मतलब कि लंग की जो लेयर है उसको हम प्लूरा कहते हैं, उसमें अगर कुछ या तो कैंसर के सेल्स चले जाएं, किसी और जगह भी कैंसर होगा तो भी उसमें कई बार सेल्स चले जाते हैं, तो उसमें पानी भर जाता है। तो ज़्यादातर कॉमन कॉजेज़ में यही है, उसके अलावा काफ़ी कॉजेज़ होते हैं, बट मेनली टीबी और कैंसर की वजह से लंग्स के बाहर पानी भरता है, जिसको डायग्नोस करके हम टैपिंग करते हैं, जिसमें से वो टेस्ट के लिए फ्लूइड लेते हैं, फिर उसकी जांच के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट आगे करते हैं कि ये टीबी है या कैंसर है। और फेफड़ों के सिकुड़ने का क्या मतलब है? ये एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, जो कि कोविड के बाद तो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली सुनी होगी शायद आपने, कि फेफड़े जो हैं आपके सिकुड़ने लगते हैं।
इसका मतलब है कि एक फाइब्रोसिस टर्म है कि वो जो बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन थी वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो गई है। जैसे कोविड जैसा निमोनिया हुआ आपको, उसके बाद कुछ सेल्स ऐसे रह गए जो जम गए की तरह कह सकते हैं कि उसमें ना तो सांस अंदर ले सकते हैं ना बाहर छोड़ सकते हैं। तो वो कुछ एयर स्पेसेस लंग में ऐसे रह जाते हैं जिनमें आपका ये वेंटिलेशन ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी कुछ लंग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है आपके सांस लेने की प्रतिक्रिया में। तो उसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस कहते हैं, जिसके भी कुछ जेनेटिक कॉजेज हैं, ऑटोइम्यून है, सार्कोइडोसिस अगर कभी आपने सुना हो, या फिर और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। तो बड़े सारे मल्टीपल कॉजेज हैं इन बीमारियों के भी। तो इनके लिए भी आगे के लिए ये थोड़ा सा ये होता है कि मोस्टली एल्डरली में हमें मिलती हैं ये वाली, कुछ यंग एज में 40s में मिलती हैं। तो इनके लिए भी आगे बहुत सारी एंटीफाइब्रोटिक्स और बहुत लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है और डेडली डिजीजेस हैं। मैम, जो न्यू पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स टू बी हैं, उनके लिए क्या कौन कौन से ऐसे वैक्सीन हैं, क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए जिससे आने वाले समय में बच्चे की जो फेफड़ों की सेहत है, लंग हेल्थ है, वो अच्छी रहे? देखिए, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो पूरा ही है जिसमें हर तरह की वैक्सीन लगती हैं आजकल, जिसमें बहुत अच्छा कवरेज होता है फॉर द इन्फेक्शियस डिजीजेस। जितने हमारी डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, प्लस आपकी इन्फ्लुएंजा विच इज़ अ वेरी कॉमन वायरस बेसिकली, जो कि हर साल बहुत सारी डिजीजेस लेके आता है। इन्फ्लुएंजा पहले हमारे पास ए के अलग अलग वेरिएंट्स थे, इन्फ्लुएंजा बी। सो हर साल इफ़ यू टॉक अबाउट विंटर्स, और इस बार तो काफ़ी एक्सटेंडेड विंटर्स में था, इवन फरवरी मार्च तक इन्फ्लुएंजा ए पॉजिटिव केसेस हमारे पास बहुत सारे थे। तो वो बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर एल्डरली सब में मिलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फ्लू शॉट, सुना होगा आपने, फ्लू शॉट लगवाते हैं, जो कि बच्चों के तो करिकुलम में अच्छे से दिया हुआ है एंड दे हैव टू गेट इट डन। इम्पॉर्टेंट ये है कि अडल्ट्स में भी ये फ्लू शॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है? एक तो वो जो इम्यूनिटी जिनकी कम है, कैसे, जैसे डायबिटीज़ है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है ना, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो कि बड़ों के लिए भी वैक्सीन है? बिल्कुल बिल्कुल, अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से हमारे उसमें कंट्री में एज सच नहीं पब्लिश हुआ है, बट अभी हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि अडल्ट्स में, बड़ों में किस किस वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस है या क्यों है ये वैक्सीनेशन, है ना। वैक्सीनेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ इनको प्रिवेंट करना हमें किस सीरियस बीमारी से, जिसको हम निमोनिया कहते हैं। निमोनिया क्या है? फेफड़े की इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हमेशा हम ट्रीट कर सकते हैं आइदर विद एंटीबायोटिक्स, और इतनी डेडली कई बार नहीं होती है। बट एल्डरली में निमोनिया होना आईसीयू तक पहुंचने का काम है, कि आपको इतना सिवियर निमोनिया होता है कि आप आईसीयू लैंड अप कर सकते हैं, और इसमें डेथ रेट भी काफ़ी हाई है। सो इस निमोनिया के क्या कारण होते हैं? बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ निमोनिया है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी, तो उसके लिए एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है। दूसरा हमने बात की इन्फ्लुएंजा की, जो कि वायरस है, उससे निमोनिया जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो उस निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए फ्लू शॉट है। तो ये हमें अडल्ट्स को, और किस किस को लगानी चाहिए? एनी एज मोर देन 60 ईयर्स, उसको तो लगाना ही है, अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़ है नहीं है। अच्छा। अदरवाइज डायबिटिक, जो कि यंग डायबिटिक्स हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट 40s में है किसी को, कोई हार्ट डिजीज़ है किसी को, कोई किडनी का डिजीज़ है किसी को, कि कोई डायलिसिस पे है, तो ऐसे सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसी को HIV हो सकता है, किसी को TB हो सकता है, तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं। इन सब पेशेंट्स की जो प्रोपेंसिटी टूवर्ड्स इन्फेक्शंस है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। कोई भी साधारण इंसान, और अगर कोई ऐसा है जिसको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी इन्फेक्शन 100 टाइम्स मोर कॉमनली उनको कैच हो जाएगी। इन्फेक्शन, आप कहीं भी गए, एक ने छींका, एक ने खांसी की, तो आपने इन्फेक्शन कैच कर ली और आपको ये सब हो सकता है। तो उसी के लिए भी प्रमोट किया आपको फ्लू शॉट हर साल लगाना पड़ता है। और जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो आपको सिर्फ एक बार लाइफ टाइम में लगानी है टू प्रिवेंट सिवियर न्यूमोकोकल निमोनिया, सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, इन जनरल कुछ लोगों का नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है, उनका काम ऐसा है कि वो पोल्यूशन से एक्सपोज होंगे ही होंगे। जैसे कि कुछ लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इंजीनियर लेवल पे भी कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरा पूरा दिन बैठ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये रेगुलर स्मोकिंग की आदत है, या फिर ये हुक्का पार्लर में जो लोग सर्व कर रहे हैं वो खुद शायद ना पीते हो पर वो स्मोक को लेके एक्सपोज्ड हैं। आजकल गिग वर्कर्स हमारे यहाँ बहुत हैं जो आपको 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं। वो लड़के सारा दिन बाइक्स पर घूम रहे हैं, तो आप 12-12 घंटे बाइक चलाते हैं, तो वो रोड्स पर हैं, पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं। इस तरह के लोगों के लिए बहुत सी प्रिवेंशंस तो आपने बताए, क्या इस तरह के लोगों को भी वैक्सीन लेनी चाहिए?
वैक्सीन एज सच रिकमेंडेड नहीं है, बट इट इज़ ओनली कि अगर आपको इसमें से जो हमने डिजीजेस बातें करी जी, तो अगर ऐसा कुछ है तो ऑफ कोर्स लगाना चाहिए। मोर ओवर उनको सिर्फ मास्क ही प्रिवेंट कर सकता है कि आप जो भी ऐसे वाले लोग हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हैं, इधर हैं कोल माइनर्स में हैं या ये हुक्का पार्लर्स में हैं, तो आपने देखा भी होगा काफ़ी लोग मास्क पहनते भी हैं। सो इट इज़ देयर प्रिवेंशन, एटलीस्ट वो मास्क उनको कुछ तो प्रोटेक्शन दे रहा है। तो अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें, जैसे हमारे हॉस्पिटल में जो वर्कर्स है दे आर मोर एक्सपोज टू दीज इन्फेक्शंस, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं दे कैन गेट देयर फ्लू शॉट्स डन। अच्छा, क्योंकि वो सीधा वायरस से एक्सपोज हो सकते हैं। यस, डायरेक्ट एक्सपोजर है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डेफिनेटली यस वी आर डूइंग दैट। ठीक है मैम, कुछ चीज़ें मेरे पास लिखी हुई हैं। अब कई बार हम कहीं पर इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं, कई बार ऐसे किसी पॉडकास्ट में गलत सुन लेते हैं, जो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हीलिंग टॉक्स में आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना मिले जो गलत हो। मगर फिर भी कई बार कुछ चीज़ें आपको लगता है कि सच है और वो होती अपने आप में मिथ है, वो फैक्ट नहीं होता। तो अब आपके जैसे एक्सपर्ट जब मिलते हैं तो मिथ और फैक्ट का जो फ़र्क है वो हम समझना ज़रूरी समझते हैं। सो मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, आपको बताना है कि ये अपने आप में एक मिथ है कि ये फैक्ट है कि अस्थमा सिर्फ बचपन की बीमारी है, बड़े होने पे अपने आप ठीक हो जाता है। बिल्कुल नहीं, लेट ऑनसेट अस्थमा भी है जो कि अडल्ट्स में होता है। और हर्बल हुक्का में टोबैको नहीं है तो ये तो सेफ होता है। अगेन वेरी रॉन्ग मिथ, हर्बल हुक्कास आर मोर डेंजरस एंड दे हैव ऑल दोज एडिक्टिव कंपाउंड्स, निकोटीन उसमें होता है। अगरबत्ती और धूप तो पूजा के लिए हैं, ये लंग्स को हार्म नहीं करते। हार्मफुल हैं, रिलीजियस साइड में रख के हमें हार्मफुलनेस केमिकल्स को भी देखना चाहिए। फ्लू और निमोनिया वैक्सीन लगाने से उल्टे सीधे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वेरी रॉन्ग मिथ अगेन, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, हमें सीरियस निमोनिया से बचाते हैं। और निमोनिया का वैक्सीन सिर्फ एक बार लगवाते हैं, बार बार नहीं। फ्लू शॉट हर साल लगाते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन एक बार लगाते हैं। अच्छा, प्राणायाम करने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और डिजीज ठीक हो जाती है। डिजीज ठीक नहीं होती पर शक्ति, लंग्स कैपेसिटी ज़रूर बढ़ती है प्राणायाम करने से, तो वो हेल्प करता है हमें डिजीज़ क्योर करने में अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन। स्लीप एपनिया सिर्फ मोटापे की वजह से होता है या जिन लोगों को मोटापा है उनको? थिन लोगों में भी होता है। अब मेरे को इसमें से एक ज़रूरी चीज़ आपसे जो समझनी है कि जब हम लोग स्लीप एपनिया बोलते हैं वो एग्जैक्टली समस्या है क्या और वो क्यों होती है? सो इसमें आपको लगेगा कि अगर हम कहें कि कोई बंदा बहुत जोर जोर से खराटे ले रहा है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा और इसका मजाक बनता है हमारे परिवारों में कि ये तो जी ट्रैक्टर चलाते हैं रात को, इनकी तो मोटर चलती है, कंपटीशन होता है जी हमारे घर में। सो खराटे जो है वो वैसे तो फन पॉइंट है, बट इज इट अ हेल्थ इशू? इट इज़ अ वेरी सीरियस हेल्थ इशू जो कि एड्रेस ही नहीं हो पाता। अगेन वेरी लेस अवेयरनेस, किसी को भी पता ही नहीं है कि खराटे क्यों आते हैं और ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ तक ले जा सकते हैं हमें। अगर कोई भी लाउड स्नोरिंग कर रहा है, मतलब आपको नेक्स्ट रूम में खराटों की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आपने समझा कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ये है क्या? जब हम सोते हैं तो हमारी टंग पीछे फॉल बैक करती है, और उन पेशेंट्स में जिनमें स्लीप एपनिया है मोस्टली ये होता है कि आपका ये सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है नेक का, और चलो फैट डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं बट थिन में भी हो सकता है अगर अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है कि टंग फॉल होती है तो एक रास्ता बंद हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि उस टाइम के लिए आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अच्छा, सो दीज एपिसोड्स आर कॉल्ड एज एपनियाज। तो वो एपनिया इकट्ठे होते रात में इतने सारे हो जाते हैं कि उसको हम एक इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अब ऑक्सीजन की कमी का मतलब है उनकी ऑक्सीजन जब सो रहे हैं तो 60% से भी नीचे चली जाती है। अगर कोविड के टाइम में हमें पता होगा कि 95-96% सैचुरेशन हमें चाहिए, है ना, 94 से नीचे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। सो उनकी रात को सोते हुए 65% तक आप सोचिए 60 से नीचे सैचुरेशन चली जाती है। तो उस टाइम में आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो सफर कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हार्ट के जो फंक्शंस हैं वो पुअर हो रहे हैं। आपके अरिदमियाज हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि पेशेंट्स क्या होते हैं अचानक से उठते हैं, फिर जैसे चोकिंग आपको फील होता है कि आपका कोई गला दबा रहा है और फिर आप अचानक से उठ जाते हो, चोकिंग स्पेल्स होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते थे जो कि अपना स्कूटर चलाते चलाते दिन में सो जाते हैं। दे हैव एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। क्यों? क्योंकि उनकी रात की नींद पूरी नहीं हुई। वो एपनियाज होते रहे वो इकट्ठे होते रहते हैं, रात की नींद आई नहीं तो दिन में सारा टाइम दे वांट टू स्लीप। आप अखबार पढ़ रहे हो, सो गए, आपको ज़रा सा ऑफिस के बीच में टाइम मिला, आप सो गए।
तो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है जो कि हमें ओएस से बताता है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए हमें स्लीप स्टडीज करनी पड़ती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट इज व्हाट गोइंग थ्रू। सो ओएस इज फर्दर सो डेंजरस कि इट इज रिलेटेड टू आपकी अगर शुगर है, पेशेंट को शुगर्स अनकंट्रोल हो जाएंगी, बीपी है, बीपी अनकंट्रोल हो जाएगा, और किसी को पता ही नहीं चल रहा होता। मेरे पास एक पेशेंट आया था पीछे कि आपका बीपी इतना अनकंट्रोल चल रहा है, 4 मेडिसिन चल रही हैं बीपी के लिए, शुगर के लिए इंसुलिन 60 यूनिट्स चल रही हैं, बहुत हाई डोज ऑफ इंसुलिन चल रहा है। कह रहा पेशेंट तो ठीक ही नहीं हो रहा बिकॉज शी हैज दैट ओएसए व्हिच इज नेवर बीन एड्रेस्ड। वो ओएसए पता ही नहीं किसी को कि उसको ओएसए है, और उसके लिए उसको एक मशीन लगानी पड़ती है जिससे उसका वो एयर फ्लो जो बंद हो रहा था वो खुल जाता है, एंड दैट प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व्ड। आप बहुत सिंपल तरीके से बताइए मुझे। अब जैसे अगर मैं जानता हूँ कि मेरे परिवार में कोई है जिनको बहुत खराटे मारने के आता है और बहुत जोर से खराटे मारते हैं, पहली बात तो इतना तो क्लियर हो गया है कि ये मजाक की चीज नहीं है, ये डेंजरस है। सीरियस, यस। क्या अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम है कि यू विल गो टू अ चेस्ट स्पेशलिस्ट और एन ईएनटी स्पेशलिस्ट, और आप अपने आप को इवैल्यूएट कराएंगे फॉर ओएसए, जिसके लिए एक स्लीप स्टडी की जाएगी, दैट इज ओवर द नाइट स्टडी, कि रात में कितना टाइम, कितना एपनिया हुआ, आपने कितनी बार, ऑक्सीजन आपकी कहाँ तक गई, कितनी गिरी। उस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि इनको ओएसए है कि नहीं है। और ये टेस्ट कैसे होता है? ये टेस्ट एक लीड्स लगाते हैं अलग अलग, तो एक मशीन होती है, उसके थ्रू यू पुट ऑन लीड्स, जिससे हम कोई माथे पे चेस्ट बेल्ट्स होती हैं और एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है। ये अलग अलग वहाँ पे 10-12 मॉनिटर पे हमें इंडिसेस आ जाते हैं कि इसका ये ऐसे चल रहा है, इसने इस टाइम सांस नहीं लिया, उसका ऑक्सीजन इतना कम हुआ, तो उसकी फिर कैलकुलेशन होती है, एक स्कोर बनता है जिसको हम AHI इंडेक्स कहते हैं। फिर वो इंडेक्स जैसे 5 से नीचे है तो नॉर्मल है, या 5 to 15 से आगे सिवियर ओएसए की तरफ जाता है। जितना इंडेक्स ज़्यादा आएगा उतना सिवियर हो जाएगा, तो इसलिए वो डायग्नोज हो गया, उसके बाद फिर हम उसके ट्रीटमेंट पे जाते हैं। ओके। एक चीज़ जो मेरे को आपसे पूछनी थी कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में सिगरेट पीना तो खैर हम समझ गए, किसी भी चीज़ से आप स्मोक इनहेल कर रहे हो वो तो क्लियर है, मगर आम जिंदगी में जो हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों में भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती हैं? ये बेसिकली एलर्जेंस होते हैं, और हर किसी को हर चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती है ना। आपके साथ कोई बैठा उसको स्मोक से बड़ी प्रॉब्लम है, आपको नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड ऑल्सो। तो एलर्जेंस हर किसी को परेशान नहीं करते। अगर नॉर्मल आप गार्डनिंग में हो, पोलन्स है, या फिर ये खाने की भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे एलर्जीज होती हैं किसी को। कई कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट से, सो वी हैव एलर्जी पैनल्स होते हैं बहुत सारे, जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है सी फूड से, कईयों को प्रॉब्लम, प्रॉन्स हैं, ये श्रिम्प्स हैं, इनसे उनको आप देखोगे कभी स्किन में कुछ हो गया, या फिर एकदम से आपने कभी, हमने तो केसेस सुने कि एकदम से एनाफिलैक्सिस हो जाता है, जिसका मतलब है कि एकदम से पेशेंट को सांस आना बंद हो गया। जी मैं तो डिनर कर रही थी सी फूड रेस्टोरेंट पे, है ना। सो दैट्स अ वेरी कॉमन टिपिकल थिंग कि उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ। सो इट इज़ कि पीनट्स हो गई, कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट पर्सन, तो किसी को उस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आपको वैसे सिम्टम्स उस चीज़ को खाने के बाद आते हैं। आपको कई कहते हैं कि मुझे ये खाया तो मुझे बहुत कफ होती है, किसी को रियलाइजेशन होती है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फॉर देम वी हैव एन एक्सटेंसिव एलर्जिक पैनल्स जो कि हर चीज़ के लिए टेस्टिंग करता है कि आपको किस फूड प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगर ये किसी को जानना हो कि उनको, जैसे कुछ लोग तो इतने समझदार होते हैं कि उनको पता है कि उनको किस चीज़ से एलर्जी है, कुछ लोग टेस्ट किए बिना जानकर एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं, कुछ लोग टेस्ट करा के समझ जाते हैं। अगर किसी को ये जानना हो कि मैं किसी चीज़ से एलर्जिक हूँ या नहीं, तो उनको क्या टेस्ट कराना होता है? तो उनको आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके एक तो बेसिक एलर्जी टेस्ट होते हैं, कुछ हमारे सेल्स होते हैं, यूसिनोफिल सेल्स होते हैं, कुछ टोटल आईजी टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल्स होते हैं। वो हमें बेसलाइन बता देते हैं कि पेशेंट को एलर्जी है कि नहीं है। दूसरा, अगर किसी को स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं कुछ, तो वो भी एलर्जी में होती है। स्किन के मतलब कि आपको कहीं स्किन में कोई दाग आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है, तो वो भी होगा कि आपको अंदरूनी कुछ तो एलर्जी है, तो उससे भी पहचान लेते हैं कई बार। तो उसके अलावा एक एलर्जी का कंप्लीट पैनल टेस्ट होता है, CRD पैनल टेस्ट होता है, जिसमें आपके हाउस डस्ट माइट्स से लेकर आपके फूड प्रोडक्ट से लेकर एनीथिंग विद रिलेटेड टू पेट्स, डेंडर, कॉकरोच एटसेट्रा, प्लस फंगल मोल्ड्स को लेकर, तो हर चीज़ की टेस्टिंग के लिए आपके ब्लड में सैम्पलिंग होती है कि इसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये बंदा हाइपर सेंसिटिविटी है टू दीज प्रोडक्ट्स। बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हमारी इम्यूनिटी इज़ एग्जेगरेटिंग, इम्यूनिटी ऐसे रिएक्ट कर रही है उस चीज़ को देख के, तो वो हर किसी के लिए नहीं होगा, हर किसी के लिए अलग अलग होगा, मतलब हर किसी बंदे के लिए डिफरेंट होगा। तो वो हमें एलर्जी पैनल टेस्टिंग से पता चलता है। मैम, आजकल ना बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती हैं हमारे को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, कि मैं अदरक हूँ, AI वीडियोस आती है, मैं अदरक हूँ, मुझे पानी में घोल के पियो तो मैं तुम्हारी लंग्स को साफ कर दूंगा, ये ऐसे बहुत फनी वीडियोस आते हैं। और
कुछ लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स भी बने होते हैं, वो भी आके बात करते हैं कि आपको रात को ये भिगा के रख दीजिए, सुबह इसके पानी को गर्म कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। बहुत सारे नुस्खे चलते हैं। कुछ पारिवारिक नुस्खे चलते हैं कि हमारी दादी ऐसे करती थी, ये चलता है, वो चलता है। लंग हेल्थ मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई समस्या है, सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए। मगर जब बात आती है डिटॉक्स की, जिसकी वजह से लोग ये नुस्खे करते हैं, अगर खांसी की समस्या है, वो तो मैं मैम से पूछे बिना आपसे कहूंगा कि सीधा डॉक्टर पे जाओ अगर कोई वैसी प्रॉब्लम है। मगर जब बात आती है डिटॉक्स की, तो कुछ प्रिवेंशंस हैं बेसिकली जो लोग करना चाहते हैं और जो करने भी चाहिए। मगर ये नुस्खे जो होते हैं, इसमें प्रॉब्लमैटिक चीजें भी हो सकती हैं। कई बार सिर्फ मिथ होता है, आप एक तरीके का कड़वा गर्म पानी पी रहे हैं जिसका कोई असर है पता ही नहीं है। तो क्या एक्चुअल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनानी चाहिए? बेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी काफी चीजें हैं हमारे घरों में जो यूज भी करते हैं। टर्मरिक इज वन ऑफ देम, कि अगर आपको एलर्जीज हैं या गले में ज्यादा प्रॉब्लम है तो एंटी इन्फ्लेमेशन चाहिए हमें बेसिकली। वो किस किस प्रोडक्ट से मिलती है? जिंजर गार्लिक वेरी कॉमनली घर में हमारे यूज भी होता है और इट इज वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। टर्मरिक इज अगेन वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। देन यू हैव सम बेरीज, all kind of berries, raspberries, blueberries, these all are also very good anti-inflammatory products. और veggies में बात करें तो broccoli, green leafy vegetables, so they all help us, cauliflower, cabbage. तो अगर ये सारी चीजें हमारी डाइट में है तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेशन का काम तो कर रही हैं। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज्यादा हैं तो थोड़ा सा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी इन प्रोडक्ट से, विच आर एक्चुअली नोन टू कॉज एंटी इन्फ्लेमेशन, या इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इन सारी चीजों में। सो वो आपको हेल्प करेंगे इन्फ्लेमेशन कम करने में बॉडी में, जो कि एस्मा, COPD में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज, तो वो उसको कम करेंगे। So like teas with turmeric is very good for your lung health. So we do advise that. फिर आपकी मतलब ये सारी balanced diet में कुछ चीजें, so you have to take them in your diet. Fruits rich in vitamin C, very important to take for your good. कौन से फल हैं वो? आप विटामिन सी में आप ऑरेंजेस ले लीजिए, अगेन बैरीज है विटामिन सी, वाटरमेलन है, सो दीज आर वेरी गुड फ्रूट्स so that you can detoxify some of your lungs. अच्छा, डिटॉक्स को लेके एक और चीज़ जो मैंने सुनी है, जब भी किसी को कोई भी ब्रीदिंग इशू होता है, कोई किसी की खांसी बढ़ जाती है या फिर कफ है, तो लोग स्टीम लेते हैं। आजकल वो बड़ा अच्छा सिस्टम है, स्टीमर आया है, उस पर आप रखें तो आसान है स्टीम लेना। किसी ज़माने में लोग पतीला वगैरह रखते थे, तो अब तो बहुत अच्छे स्टीमर्स आ गए हैं, तो आप कर सकते हैं वो। क्या जिस हिसाब से हमारे यहाँ पोल्यूशन है, जिस हिसाब से आप पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हो, या किसी को सिगरेट पीने की आदत है, क्या उनको रेगुलर बेस पे स्टीम लेना सही है डिटॉक्स के लिए? स्टीम से आपको सिर्फ नेजल इरिटेशन, नेजल सिम्टम्स आप क्योर कर सकते हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाटएवर हमने जो इनबॉर्न पार्टिकल्स की बात की, तो उससे स्टीम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डिटॉक्स किस हद तक स्टीम से हो सकता है? स्टीम से डिटॉक्स भी नहीं होगा, इट इज जस्ट फॉर ओपनिंग योर एयरवे। अगर आपको जुकाम है, नजला है, ये सारी चीजें हैं, तो वो जब आप स्टीम लेते हैं तो वो आपका क्लियर कर देता है एरिया। बेसिकली जो हम नेज़ोक्लियर ड्रॉप्स देते हैं या जो भी है, अगर आप विक्स भी इनहेल कर रहे हैं तो जस्ट फॉर क्लियरिंग द एयरवे, दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ द स्टीम। अगर हमें प्योरीफाई करना है देन वी हैव टू यूज एयर प्योरीफायर्स एट होम, विच इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस, क्योंकि उसमें आपके HEPA फिल्टर्स होते हैं। वो फिल्टर्स कैन अब्सॉर्ब दोज पार्टिकुलेट मैटर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। सो एयर प्योरीफायर्स आर रिकमेंडेड इन दीज पेशेंट्स जहाँ पे एलर्जी ट्रिगर्स और ये सारी चीजें हैं। तो एयर प्यूरिफायर भी बहुत तरह के आते हैं, कैसे पता लगता है कि कौन सा सही है? मोस्टली विद HEPA फिल्टर्स जो है दे आर रिकमेंडेड सो दैट दे कैन अब्सॉर्ब मैक्सिमम छोटे से छोटा साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर आल्सो, सो दैट योर रूम इज बेटर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तो जी मार्केटिंग है, पर how much you disagree with it? There is no harm using air purifiers at home. Obviously थोड़ा सा cost issues और वो सब आता है, because हमारे rooms में क्या ventilation है, कैसे है, जो भी हम बाहर से आते हैं वो air trap हो रही है अंदर, so obviously we need air purifiers for that. Whoever can afford it can use it. So there's no harm in using air purifiers. इसको लेकर एक ऐसी चीज़ भी लोग कहते हैं, भाई जो दिल्ली जैसे शहरों में रह रहा है जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ इसकी ज़रूरत है, हमारे आम शहरों में नहीं है, ऐसा है क्या? विद AQI अगर कम है, बहुत कम है, सो देन ऑब्वियसली नॉट मच नीडेड, बट हाँ जहाँ पे AQI ज़्यादा है वहाँ डेफिनेटली। कितना AQI होना चाहिए आपके शहर का तब आपको लगे कि हाँ एयर प्यूरिफायर की ज़रूरत है? वो ये अगर आपका 100 से ज़्यादा है, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ इट, तो एयर इज़ दैट बैड। ओके मैम, एक क्विक इंटरेस्टिंग रैपिड फायर है, आपको बहुत जल्दी जवाब देने हैं, सो स्टार्ट कर दे। सिगरेट, हुक्का या वेपिंग, 3 में से सबसे बड़ा दुश्मन हमारे लंग्स का कौन है? तीनों। कितनी AQI रीडिंग पे मैं घर के अंदर रहना प्रेफर करूंगा? 100s, above 100। अगर 100 से ऊपर AQI है तो घर में रहें। क्या घर के अंदर प्लांट से AQI इंप्रूव होता है?
यस। एक चीज को आपने डॉक्टर बनने के बाद अपने घर से हटाई। The burning sticks, probably incense sticks. सुबह की काशी क्या ये नॉर्मल है? सुबह की खांसी नो। एक ऐसी सिम्टम जो लोग इग्नोर करते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए। स्नोरिंग। सबसे कॉमन गलती जो पेशेंट्स करते हैं आपके पास बच्चे को लाने से पहले। अलग अलग डॉक्टर्स और केमिस्ट से दवाइयाँ खानी। क्या क्राउडेड प्लेसेस पर मास्क पहनने से एक्चुअल में कोई फायदा होता है? बिल्कुल होता है। सुबह की खांसी से मेरे को सवाल करना है आपसे कि अक्सर कुछ लोग जो हैं जिनको या तो ब्रीदिंग इश्यूज रहे हैं किसी तरह के, या फिर साइनस हम लोग कहते हैं कुछ लोगों को होता है, तो सुबह उठते उनको सांस नहीं आती। कुछ लोगों का एक्सट्रीम होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यार पंखा बंद करेंगे तो सांस आएगी। क्या ये नॉर्मल सिर्फ आपके दिमाग की उपज है? क्या ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं? सी इट इज़ अबाउट अगेन कोल्ड एयर। किसी किसी को अगर एलर्जी होगी, आपका एसी बहुत हाई चल रहा है या पंखा बहुत तेज चल रहा है, तो उसको सुबह, मैंने जैसे आपको बताया, अर्ली मॉर्निंग कफ इज मोस्टली बिकॉज ऑफ एस्मा या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग लीजन की वजह से। तो उस टाइम वो छाती सुकड़ती है, आपकी जो एयर विंड पाइप्स हैं उनमें सुकड़न होती है उस टाइम, बिकॉज ऑफ इट कुड बी बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर ऑल्सो। अगर एसी बहुत चिल चल रहा है या पंखा बहुत तेज चल रहा है तो देन इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वो स्पैज्म जो अंदर हो रहा है। अगर हम उसको बंद कर देंगे उस टाइम के लिए, इट कैन प्रिवेंट। सो अगर वैसा कुछ है तो हमें वही एस्थमा के लिए चेकअप कराना है, अगर वैसा अर्ली मॉर्निंग कफ रोज हो रहा है तो। ओके मैम, क्विकली ऐसी 3 से 4 चीज़ें आप मुझे बताइए जो हर इंसान को रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए जिससे वो अपने लंग्स की हेल्थ को बेहतर रखें। देखिए, इम्पॉर्टेंट सबसे पहले हमारा है कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे डेली ध्यान देना चाहिए, विच इज़ लाइक प्राणायाम जो हम सब कहते हैं, या कपाल भारती कहते हैं। एक नाक से सांस लो, एक से छोड़ो, लंबा सांस लो, रोक के रखो, ब्रेथ होल्डिंग करो। सो ऑल दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बेसिक लंग हेल्थ के लिए। अगर हम एस्मा COPD की बात करें तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, जिसमें हम लंबा सांस खींचते हैं थ्रू द बेली एंड देन वी इनहेल, stop, and then exhale slowly through the lips. So that is called as a pursed lip breathing, which helps these patients जो asthma और COPD के patients हैं. So important is we do all these breathing exercises to keep our lungs healthy. Hydrate yourself well. बहुत सारा पानी पिए दिन में। अदरवाइज काफ़ी लोगों को आजकल देखा होगा, अपने वायरल होते हैं, ये सब कॉमन कोल्ड है, द थ्रोट गेट्स ड्राई और उसके बाद कफ छिड़ती बंद ही नहीं होती है। सो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ वेरी मच हाइड्रेटेड ऑल द टाइम. Then your balanced diet, which includes your every portion of your carbs, fats, as well as high protein diets, which help us fight against the diseases basically. बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है, along with your fruits and vegetables जो आपको immunity provide करते हैं, with vitamin C rich fruits as we talked about, and even antioxidants rich foods जो हमने बात करी. So if you keep your balanced diet, you have this breathing exercises, you exercise daily, you go for gymming also, whatever basic strengthening exercises, plus your balanced diet, so we can always keep our lungs healthy. And of course, when we are going into crowded places, we have to wear masks, which is important, especially for the persons जो कि already asthmatic या COPD हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा important है. ये वो चीज़ें जो आपने कहा कि हमें करनी चाहिए, आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी वो कहते हैं ना बचपन में जब एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लो फटाफट, तो रिवीजन वाले लिहाज से वो सारी चीज़ें भी बता दीजिए जिनको लेकर स्ट्रिक्ट नो है कि ये तो आपने बिल्कुल नहीं करना. So smoking is a big no-no. You have to quit smoking, whether it is in the form of a cigarette, whether it is form of a hookah. हुक्का की एक बात और इम्पॉर्टेंट बताऊंगी. आप लोग इकट्ठे बैठे हुक्का पी रहे हैं, यू आर शेयरिंग द सेम पाइप, राइट. ऑल्दो माउथ पीस चेंज कर लेते हैं जी, ये तुम्हारा, बट देन यू आर शेयरिंग दैट सेम पाइप, जिससे इन्फेक्शियस डिजीजेस और ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं. किसी को कॉमन कोल्ड था, वायरल था, सबको होगा, अगले 2 दिन में आपको पता चल जाएगा. मान लो किसी को TB की प्रॉब्लम थी जो उसको पता ही नहीं थी उस टाइम पे, तो ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो स्प्रेड्स लाइक दिस. तो वो ये वाली इन्फेक्शियस डिजीजेस भी उससे और एक आपको एडिशनल गिफ्ट मिल रहा है, रेदर देन जो आप स्मोक तो इनहेल कर ही रहे हो, बट उसके अलावा इन्फेक्शंस भी आपको साथ में दे रहा है, जो हुक्का हम बात कर रहे थे. वेपिंग इज नो बेटर देन अ सिगरेट. It is again more dangerous, especially in teenagers, and it causes instant damage, lung injuries, pneumonias, जो avoid करना है. So no to any kind of smoking or tobacco eater as well.
टबैको ईटर में क्या है, वो कहेंगे उसमें तो हम कुछ इनहेल नहीं कर रहे हैं, बट देन oral cancers, your lip, tongue, oral cavity cancers are very common with tobacco eating. So all of these products who are there wherein tobacco है जिसके अंदर, they all are harmful like anything. They all are the villains basically. So we have to avoid that. किसी को कोई भी symptoms हो, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें. कफ चल रही है, जुकाम चल रहा है, छींकें आती हैं ज़्यादा, नेवर इग्नोर देम, जस्ट एटलीस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग, कि हुआ क्या है आपको, पहचानें उसको, अपने सिम्टम्स को, छाती की जकड़न, खांसी, सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं सांस फूल रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके एस्थमा या COPD के सिम्टम्स हो सकते हैं. और बाकी यही है कि हम किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स है तो वही डॉक्टर के पास जाना इम्पॉर्टेंट है, एंड अपनी लंग हेल्थ पे फोकस करें. जी, ये तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ लंग हेल्थ को लेकर नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पे आदत सुधारनी चाहिए. डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं है. जब तक बिल्कुल बात बिगड़ गई तब तक के लिए डॉक्टर नहीं है. आप प्रिकॉशन के लिए भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं. समझने के लिए, अपने शरीर को, अपनी किसी भी समस्या को समझने के लिए भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं. बिल्कुल. आई बिलीव इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपने आज समझी होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें मेरे को जानने को मिली हैं. आपकी आदतें, आपकी सेहत, आपकी लंग हेल्थ घूम फिर के आपके हाथ में है. आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, मगर मेजर चीज़ें जो आपको हेल्दी रखेंगी वो आई थिंक आपके हाथ में है. मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. आज आपने बहुत चीज़ें सिखाई, एंड आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा. Yeah, it was a very good experience and I'll be happy अगर हमारे listeners में किसी ने भी किसी भी एक point को भी पकड़ा हो and they get at least motivated for just quitting all these things, so I'll be very happy. तो मेरा काम हो जाएगा. बिल्कुल. अगर आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखो, हमको बताओ कि कैसे हम लोग बेहतर हो सकते हैं. कोई ऐसी चीज़ जो आपको गलत लगी हो उसके बारे में भी ज़रूर लिखो, हम अपनी क्लैरिफिकेशन ज़रूर देंगे. ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि लोगों में बेहतर सेहत, हीलिंग के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सके. गलती हमसे भी हो सकती है, कोई गलती हो तो ज़रूर उसको हाईलाइट करो. और अगर आप किस तरह के डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक्स आप चाहते हैं हम लोग कवर करें, वो सारी चीज़ें हमें कमेंट्स में बताओ. एंड स्टे ट्यून्ड.